मैं डॉक्टर संध्या नलगुंडवार, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर से। मैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर्दा कहानी की समीक्षा आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पर्दा कहानी यशपाल रचित है। यशपाल हिंदी कथा साहित्य के प्रगतिशील रचनाकार हैं। उनकी ये कहानी एक ऋणग्रस्त समाज की दशा को यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ये कहानी सामाजिक कहानी है जो यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा मैं आपको बताऊंगी। कहानी के तत्व जैसे कि आप लोग को पता ही है, 6 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व है कथानक या कथावस्तु। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। चौथा तत्व है देश काल या वातावरण। पांचवा है भाषा शैली और छठवां है कहानी का उद्देश्य। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कथानक की। कथानक किसी भी कहानी का प्राण होता है। इस कहानी में हम एक निम्न मध्यवर्गीय चौधरी पीर बख्श की कहानी जो है उसे पढ़ रहे हैं। चौधरी पीर बख्श के जो दादाजी थे वे अंग्रेज़ों के ज़माने में चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी तो इसीलिए उन्होंने एक पक्का मकान बनवा लिया था। उनके 2 बेटे थे। पहला था फजल कुर्बान, दूसरा था चौधरी इलाही बख्श। दोनों बेटों को उन्होंने अच्छी तालीम दी और एक बेटा फजल कुर्बान रेलवे में और दूसरा चौधरी इलाही बख्श ये डाक खाने में बाबू हो गए। अब दोनों बेटों के बड़े बेटे फजल कुर्बान के 4 बेटे और 3 बेटियां हुई और दूसरे बेटे जो है चौधरी इलाही बख्श उनके भी 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। ये सारा परिवार उस मकान में रहता था और उसे हवेली के नाम से पुकारता था। अब जब चौधरी इलाही बख्श के जो बेटे थे 4, उसमें पहला बेटा जो है वो तो पढ़ लिख करके जो है वो अच्छे ओहदे पे पहुंच गया। दूसरा बेटा जो है वो भी कंपाउंडर बन गया। तीसरा बेटा जो है वो पढ़ने में होशियार था तो उसे वजीफ़ा मिला, तो वो भी पढ़ाई पूरी करके स्कूल में पदस्थ होकर के देहात चला गया, मुदरिस होकर के देहात चला गया। चौथे बेटे जो थे पीर बख्श, उनको परिवार की आर्थिक परिस्थितियों के कारण कह लीजिए वे प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ पाए। अब उस घर में जब 2 बेटे और उनका इतना बड़ा परिवार रहने लगा तो जगह छोटी पड़ने लगी। जगह छोटी पड़ने के कारण जो पहले बैठक थी उनके दादाजी के समय में वो भी जनान खाने में शामिल हो गई और दरवाजे पे उनके हमेशा एक पर्दा जो है वो टंगा रहता था जो उनकी इज्जत का प्रतीक था। अब जब तीसरी पीढ़ी के शादी ब्याह होने लगे तो जाहिर तौर पे घर में जगह कम पड़ने लगी और तीसरी पीढ़ी के लोगों को फिर इधर उधर मकान ढूंढने पड़े। तो चौधरी पीर बख्श क्योंकि प्राइमरी से आगे पढ़ नहीं पाए थे इसलिए बहुत अच्छी नौकरी तो उनको मिल नहीं सकती थी,
लेकिन उन्होंने मुंशीगिरी का, एक तेल की मिल में मुंशीगिरी का काम वे करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता जाता है। 15 वर्ष में उनकी तनख्वाह 12 से सिर्फ 18 रुपये होती है, लेकिन इस बीच खुदा जब बरकत देता है तो रुपयों पैसों नहीं, औलाद की शक्ल में देता है। खुद यशपाल जी ने कहा है, उस तरह उनके 5 बच्चे होते हैं और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो जाती है। आमदनी कम होने के कारण वे सितवा की एक कच्ची बस्ती में मकान लेते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। उस गंदी बस्ती में सिर्फ मजदूर, नाई, मोची, धोबी, इसी तरह के लोग रहते, कमीन लोगों की बस्ती रहती है। उस पूरी बस्ती में केवल चौधरी पीरबख्श ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके घर की ड्योढ़ी पे हमेशा पर्दा लटका रहता है। सफ़ेद पोश हैं, इसीलिए सारे उस गरीब बस्ती के लोग उन्हें आते जाते दुआ सलाम करते हैं। उस मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत रहती है। लेकिन चूँकि आमदनी कम है, परिवार बड़ा है, ऊपर से उनके दूसरे बेटे की डिलीवरी के समय उनकी माँ उनके यहाँ आ गई है, उनकी वालिदा, और जो बाद में फिर जाती नहीं है, तो इतने बड़े भरे पूरे परिवार का बोझ उन्हें तोड़ देता है। उनका जो मालिक है तेल मिल का, तनख्वाह तो उन्हें बराबर माह के 7 तारीख को मिल जाती है, पर पेशगी वगैरह मांगने पर वह क्रुद्ध होता है। तो भी वे कई बार पेशगी ले चुके हैं और एक बेटे के जन्म के समय जब उनकी दशा अत्यंत खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति, तो मजबूरी में उन्हें पठान बरबर अली खां से कर्ज लेना पड़ता है। हालांकि उस बस्ती में उन्होंने देखा है कि वे जिसे भी कर्ज देता है वह पठान, तो उससे कर्ज वसूलते समय किस प्रकार से वह बर्बरता करता है इसका उन्हें अंदाज़ा है। लेकिन जब उनके पास पैसे ही नहीं होते और घर की स्थिति ऐसी होती है तो मजबूरन उन्हें ऋण लेना पड़ता है। ऋण जो है कुल 8 रुपये का वे ऋण लेते हैं और उस ऋण को 4 रुपये का कर्ज लेते हैं और 8 माह में उस कर्ज को अदा करने की बात होती है। 7 माह तक तो किसी तरह से फाका करके वे उस कर्ज को चुका देते हैं, लेकिन 8वें माह में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनके घर में एक टाइम का खाना खाने के लिए भी धन नहीं है। तो ऐसे समय में वे खान का कर्ज नहीं चुका पाते। जब वो कर्ज लेने के लिए उनके दरवाजे पे आता है तो वे बहुत मिन्नतें करके उसे आज कल में टाल देते हैं। अच्छा, परिवार में उनके जितनी सदस्य बेटियां हैं, उन सब के उनके शरीर पर वस्त्र जीर्ण हो करके झड़ चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है कि एक वक्त का भोजन करने की भी उनकी स्थिति नहीं है। तो ऐसे समय में कहाँ से वे वस्त्र से तन को पूरी तरह ढांक सके। चौधरी पीरबख्श को ही घर से बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए उनके भी पैजामे में जब पैबंद लगाने की भी जगह नहीं बच जाती, तब उनके लिए जो है पजामा कुर्ता खरीदना ज़रूरी हो जाता है। तो सारी घर की ये जो विपन्न स्थिति है, उसको उस गंदी बस्ती में वो एक झूठी मान मर्यादा के पर्दे के पीछे छिपाए हुए हैं। वास्तविक सच्चाई का पता उस बस्ती में किसी को भी नहीं है। उस बस्ती में किसी ने भी उनके यहाँ की लड़कियों को बाहर आते देखा नहीं। जब वो एकदम छोटी थी तब किसी कामकाज से बाहर निकलती भी थी, लेकिन बाद में जो वहाँ कमेटी का नल आता है उससे भी सुबह शाम पानी भरने का काम स्वयं पीरबख्श ही करते। तो ये स्थिति उनकी है। तो पर्दा उनके मान सम्मान का प्रतीक है, इसलिए उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है इसका किसी को पता नहीं है। अब जब खान उनके यहाँ पैसा लेने के लिए बार बार जाने लगता है, 2-4 बार टालते हैं,
फिर जब खान दूसरे दिन आने की कह करके जाता है और कहता है कि नहीं मुझे तो कल पैसा चाहिए ही, तो वे अपने दो एक परिचितों के यहाँ जाते हैं, उनसे रुपया उधार मांगते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन कोई भी उन्हें रुपया देता नहीं, क्योंकि उस गरीब बस्ती में किसी के पास ही पैसा नहीं है। सारों ने तो पठान से कर्ज लिया हुआ है, तो उन्हें ऐसे में कौन रुपए देता। तो अपने नियत तारीख को खान आता है तो वो घर के भीतर छिपे बैठे रहते हैं। 2-4 बार तो जब आता है खान तो घर में नहीं रहते, तो खूब गालियाँ दे दे करके चला जाता है। बाद में जब वो बहुत तड़के सुबह पहुंच जाता है, जब पीर बख्श घर में ही थे, तो उस समय वो बाहर से गालियाँ देता है, तो वे बाहर आते हैं और बाहर आकर के खान के घुटने पकड़ लेते हैं, उसके पैर छू लेते हैं और उससे मोहलत मांगते हैं, लेकिन खान मोहलत नहीं देता है। और इसी में बात बढ़ती जाती है। चौधरी पीर बख्श बहुत निमियाते हैं कि उनके पास वाकई रुपए नहीं है, तो खान कहता है कि रुपए नहीं है तो अपनी बीवी का गहना दे दो, कोई बर्तन दे दो, या जो कुछ भी हो दे दो। तो वे कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तो खान को यकीन नहीं होता, सारे बस्ती के लोग उनके घर के आसपास जमा हो जाते हैं और इस तमाशे को देखते रहते हैं। खान को जब बहुत गुस्सा आ जाता है तो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर ये शरीफ का दिखावा करने के लिए पर्दा क्यों लटका के रखा है। ऐसा कह करके वो उस पर्दे को खींच लेता है, और उस पर्दे के खींचने के पहले ही चौधरी साहब बेसुध होकर के गिर पड़ते हैं। और पर्दे के हटते ही पठान और उस सारी गंदी बस्ती के लोग देखते हैं कि उस घर की सारी औरतें अचानक पर्दा हटने पर भागती हुई, चीखती चिल्लाती हुई एक दूसरे की ओट में होने लगती है। और तब सारी भीड़ देखती है कि उन औरतों के शरीर पर 1/3 वस्त्र भी नहीं है जो उनकी इज्जत को पूरी तरह से ढांक सके। जब ऐसी स्थिति सारी भीड़ देखती है तो वो घृणा से मुंह फेर लेती है, चली जाती है। खान भी जो है वो ग्लानि से देख करके ला बिला कुव्वत कह करके वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब चौधरी साहब को होश आता है तो देखते हैं कि पर्दा आंगन में पड़ा हुआ है, लेकिन अब उस पर्दे को उठा करके पुनः टांगने की उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पर्दा उनकी जिस भावना का अवलंब था वही अब समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाती है। ये है आपकी पर्दा कहानी का कथानक। कहानी का दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो इस कहानी में 2 ही पात्र उभर करके आए हैं, जिसमें सबसे पहला है चौधरी पीर बख्श, जो केंद्रीय पात्र है। अगर हम उनके चरित्र की कुछ विशेषताओं को देखें तो पहली विशेषता है कि वो निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है, जो संभ्रांत कुल से टूटकर निर्धन की पंक्ति में खड़ा है। फिर अगली विशेषता है उनकी कम पढ़े लिखे हैं, तेल मिल में मुंशीगिरी करते हैं। फिर अगली है सितवा की कच्ची बस्ती में वो एकमात्र इज्जतदार व्यक्ति, आर्थिक रूप से विपन्न हैं, ऋण से ग्रस्त हैं और झूठी मान मर्यादा का, पाखंड का पर्दा उन्होंने ओढ़ रखा है। और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि उनके पर्दे में इज्जत पूरी तार तार हो जाती है। जैसी पर्दा गिरता है उनकी इज्जत तार तार हो जाती है, तो अंत में वो एक हारे हुए या पराजित चरित्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। दूसरा चरित्र है पठान खान बबर अली खां का, जो शोषक वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है। वो उस सितवा की गरीब बस्ती में लोगों को ऋण देता है। ऋण तो देता है, लेकिन ऋण की वसूली वो बड़ी ही बर्बरता के साथ करता है।
उसे क्रूर एवं आक्रामक चरित्र के रूप में दर्शाया गया है, जो गंदी गंदी गालियाँ भी देता है कर्ज वसूली के लिए। लेकिन कहानी के अंत में हम देखते हैं कि ये चरित्र भी ग्लानि से पूर्ण दिखाई देता है। जब पर्दा गिर जाता है और पर्दे के पीछे की वास्तविकता जब उसके सामने आती है, तो वह भी ग्लानि से मुंह फेर करके बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। तीसरा कहानी का तत्व जो है वो है कथोपकथन या संवाद। चूँकि ये कहानी यशपाल जी ने वर्णनात्मक शैली में लिखी है, तो वर्णनात्मक शैली में लिखने के कारण इसमें संवाद ज़्यादा नहीं लिखे गए। 2-3 संवाद मैं उदाहरण के तौर पे पेश कर रही हूँ, जो खान के मुंह से कहलवाए गए हैं। खान पठान जिसने चौधरी पीर बख्श को कर्ज दिया था। जैसे एक है उनका संवाद, हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा हूँ, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं है। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा डैश डैश कर देगा। दूसरा संवाद है, बदजात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा। इसी तरह एक संवाद है, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों, तनख्वाह किधर में जाता, आरामी हमारा पैसा मारेगा, पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका कर शरीफ ज़्यादा कैसे बनता, तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसा नहीं जाएगा। तो संवाद के नाम पे यही 2-4 संवाद इस कहानी में दिखाई देते हैं। बाकी पूरी शैली जो है यशपाल जी ने वर्णनात्मक शैली में लिखी है। चौथा कहानी का तत्व है देश काल या वातावरण। तो देश काल या वातावरण में मध्यवर्गीय परिवार की विपन्न अवस्था का सजीव वातावरण इस कहानी में उपस्थित हुआ है। बस्ती की गंदगी का जो चित्रण है वो इस कहानी में यशपाल जी ने बखूबी दर्शाया है। और ये भी बताया है कि उस बस्ती में मजदूर, धोबी, मोची जैसे कमीन लोग हैं, और दूसरी ओर चौधरी पीर बख्श हैं, जो संभ्रांत कुल से टूटकर अब निर्धन गरीब लोगों की ही पंक्ति में खड़े हैं। लेकिन रूढ़ी के मोह से वे छूटे नहीं हैं, अभी तक रूढ़ी के मोह से ग्रस्त हैं, और इसीलिए अपने घर की सारी आर्थिक विपन्नता को, वास्तविकता को एक पर्दे के पीछे छिपाए रखते हैं। तो ये इस कहानी का वातावरण है। अगला है भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल है, चूँकि वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में रोचकता है, स्पष्टता है, प्रवाहमयता है, और चूँकि मुस्लिम परिवार का चित्रण इस कहानी में हुआ है, तो उसके कारण कुछ उर्दू के शब्दों की बहुलता इस कहानी में हमें दिखाई देती है। जैसे महकमा, तालीम, ओहदा, जाहिल, जनान खाना, आल औलाद, वालदा, तनख्वाह आदि। और अंतिम कहानी का तत्व है, छठा तत्व, वो है उद्देश्य। हर रचना के पीछे रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छुपा रहता है। तो इस कहानी में भी यशपाल जी का उद्देश्य है पर्दा के माध्यम से मध्यम वर्ग की रूढ़ी के मोह और झूठी इज्जत को दर्शाना। इस कहानी में अंत में जब
पर्दे के उतर जाने पर नग्न यथार्थ सामने आता है तो वो कितना कटु होता है और कितना विभत्स होता है, इसका चित्रण करना भी कहानीकार का उद्देश्य है। इसमें ये बताया गया है कि पर्दे का गिरना यानी इज्जत का तार तार होना, क्योंकि हम अपनी झूठी मान मर्यादा को, अपने पाखंड को पर्दे से नहीं ढक सकते। एक न एक दिन वो लोगों के सामने सच्चाई के रूप में उभर कर आ ही जाता है। अतः ऐसी झूठी मान प्रतिष्ठा किस काम की, जो हमें शर्म से नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दे और हम बाद में किसी से आंख मिलाने के काबिल ही न रहे। तो इसीलिए इस पर्दा कहानी के माध्यम से कहानीकार ने झूठी मान मर्यादा, झूठा पाखंड, दंभ आदि जो है उसका चित्रण किया है कि जब उसका पर्दा गिरता है तो सच्चाई कितने विभत्स रूप में हमारे सामने आती है। अगर हम गरीब हैं, निर्धन हैं, तो अमीरों के समान झूठा दिखावा करने की हमें क्या ज़रूरत है। हम जैसे हैं वैसे ही रहें, यही हमारे लिए योग्य होगा। तो इस तरह से ये कहानी के तत्वों के आधार पर पर्दा कहानी की समीक्षा है।